कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। सबसे पहले तो आज आपकी जीएस की क्लास नहीं आ पाई बच्चों। मैं सुबह से वेट कर रहा था। एक्चुअली हुआ क्या, देखो मैंने टेलीग्राम पे मैसेज छोड़ा था, ठीक है। हुआ क्या, मॉर्निंग टाइम पे लाइट में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, मतलब जो इस जहाँ पे मैं रहता हूँ तो लाइट की जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब होगी, ठीक है। 4:30 बजे से सुबह लाइट नहीं थी और वो सीधे आई लगभग 1:30-2 बजे के आसपास। तो मैं सोच रहा था लंच टाइम पे भी अगर टाइम मिलेगा तो आपको वीडियो दे दूंगा। फिर जब उसके बाद तो पॉसिबल नहीं था, फिर 6-6:30 बजे रूम पे आने के बाद ये आपको मिल रही, तो वो जीएस वाली जो क्लास है वो कल मॉर्निंग में आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि उसके लिए जो टॉपिक है उसको प्रिपेयर करना पड़ता है, उसके बाद मैं आपको बताता। सडनली तो इसमें इतना टाइम टेकिंग हो जाता है, इसलिए मैं नहीं दे पाया, ठीक है। जो ये वीडियो है ये परसों मैंने एक टेस्ट करवाया था आपको टेलीग्राम ग्रुप पे 100 मार्क्स का, और मुझे उम्मीद है कि अधिकांश बच्चे उस टेस्ट ग्रुप में जुड़ चुके होंगे, ठीक है। 100 मार्क्स का मैं इस पर थोड़ा एनालिसिस करूंगा, और मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं पेपर इसी तरीके का बनेगा, इसी तर्ज का। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि आपको बहुत हार्ड क्वेश्चन देके उलझाऊं। ये पेपर का समय है बच्चों, आपके कॉन्फिडेंस को मैं जितना बूस्टअप कर सकूंगा, जितना मैं आपको पेपर उस मतलब विचारधारा या उस सोच के आधार पे बना पाऊंगा कि जो आपका एग्जामिनर सोचता है या जो आपके एग्जाम कराने वाली बॉडी है उसी के पैटर्न के इर्द गिर्द। क्योंकि कभी भी आपने कोई पेपर देखा होगा, वो हमेशा याद रखना, अगर 100 नंबर का पेपर है 50 से 60 नंबर हर कोई लाता है। मतलब पढ़ने वाला, पढ़ोगे ही नहीं तो बिना पढ़े कहां। मतलब कि 50 से 60 नंबर ऐसे होते हैं जो सीधे क्वेश्चन पढ़ के जैसे सोचना ही नहीं पड़ता। यानी अगर आप कुल पेपर 100 नंबर का देखोगे, 50 से 60 नंबर ऐसे होते हैं जो सीधे पढ़ के टिक लगते हैं, मतलब पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बचे हुए 40 क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, और उसी 40 क्वेश्चन में से 20, 22, 15, 16, 17 सही हो पाते हैं, उन्हीं से सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो मैं जानबूझ के आपको 100 के 100 क्वेश्चन टफ बना के रख दूं, आपके मुंह पे परोस दूं और आपको डिमोटिवेट करूं, यार इतना टफ आएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। वो मैं आज एनालिसिस करता हूं। इसके अलावा अभी भी कई बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, तो मैंने आपसे पहले भी कहा था 8126206068 इस नंबर पे। ये पहली बात है, स्टडी विथ योगेश का नंबर नहीं है, ठीक है, मेरा नंबर नहीं है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, उसमें आप मैसेज करते रहते हो, मुझे पता चल जाता है, जिनका नंबर वो बता देते हैं योगेश सर बात कर लीजिए। बच्चों वो मेरा नंबर है ही नहीं, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक मांग सकते हैं, ठीक है। सर से क्या मांग लेंगे आप, टेलीग्राम का लिंक मांग लेंगे। कहां पर मांगेंगे, लेकिन ये मांगेंगे टेलीग्राम पे ही। टेलीग्राम पे इसको सेव करके टेलीग्राम टेस्ट का लिंक मांग लेना, स्टडी विथ योगेश सर का, ठीक है, इस नंबर पे। और बच्चों देखो, जितने भी टेस्ट पेपर हैं वहां आपको मिल जाएंगे, जो अभी तक 12, 13, 14 पेपर हो चुके हैं ना, 13 के आसपास। और आपसे मैंने कहा कि आपके पटवारी के बाद कौन सा एग्जाम है, फॉरेस्ट गार्ड। फॉरेस्ट गार्ड तक आपको हर दूसरे दिन तीसरे दिन में पेपर मिलता रहेगा, और मेरी कोशिश है लगभग 45-50 पेपर आपके पास आ जाने चाहिए तब तक, ठीक है। तो आपको इन 45-50 पेपर की टाइपिस्ट के नाते, यानी टाइप वगैरह करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तो टोटल आपकी 50 रुपए फीस है टोटल, ठीक है। यानी इससे ऊपर नहीं देना है आपको, बिल्कुल भी पेड नहीं करना। तो आप लोग खुद ईमानदारी से, और ना ही मुझे कोई स्क्रीनशॉट भेजने की जरूरत है कि सर हमने पेड कर दिया, ये कर दिया। मुझे आप पे भरोसा है। मैं आप ऐसा नहीं कि पहले पेड करो फिर ही पेपर मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये न्यूनतम फी है आपकी, ताकि वो जो टाइप वगैरह करने का काम होता है, एक्स्ट्रा जो एफर्ट होता है, किसी को तो उसका रिवॉर्ड मिले, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरे ही रहते हैं, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। यहाँ से आप टेलीग्राम लिंक मांग लेना। यहाँ से टेलीग्राम लिंक नहीं मांग पाओगे तो इस नंबर पे आप क्या कर लोगे, टेलीग्राम पे मतलब इनबॉक्स कर लेना है, ठीक है। व्हाट्सएप नहीं है, इनबॉक्स कर लेना, इनबॉक्स मैसेज से मांग लेना, और अपनी फीस इसी नंबर पे, नंबर यही है, ठीक है, गूगल पे या फोन पे के माध्यम से। इसी के माध्यम से क्या करोगे आप, गूगल पे या फोन पे के माध्यम से अपनी न्यूनतम फीस, ताकि आपका, क्योंकि मैंने आपसे ही पहले पूछा था कि इसमें क्या करना चाहिए, आप लोगों की ही सहमति थी कि सर हाँ करा दीजिए, हम लोग न्यूनतम फीस दे देंगे, और इससे आपको फायदा हो रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए, परसों मैंने जो 100 नंबर का पेपर बनाया है, इसमें मैंने एक टारगेट रखा था कि जो बच्चे 75 मार्क्स लेके आएंगे, यानी 75 और 75 प्लस, वो मेरी नजरों में पास है, ठीक है। अब आप खुद ही अपने ईमानदारी से, क्योंकि आंसर की भी मैंने दे दी है, ईमानदारी से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन कर लेना, यानी कमेंट डाल देना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे थे, ईमानदारी से। बिल्कुल ये मत सोचना कि मैंने बेईमानी से किया या इसने बता दो 90 बता दो। 75 प्लस मैंने कहा था पासिंग मार्क्स है, लेकिन ऐसे छात्र जो 65 से 75 के बीच हैं वो सब दौड़ में हैं। यानी मतलब ये हल्का पेपर होने के बाद अगर आप इतने मार्क्स ला पा रहे हैं तो आपकी तैयारी ठीक ठाक है, ठीक है, यानी ठीक तैयारी में आप हो। और 75 प्लस वाले बच्चे बहुत अच्छी तैयारी में मेरी नजर में है। देखिए अब मैंने बताता हूँ क्वेश्चन का पैटर्न क्या था, किस तरीके का था, ठीक है।
हिंदी में मैंने बच्चों देखो क्वेश्चन जो बनाया था, 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर, आपने नाम सुना होगा, बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर उनका नाम था। तो राजभाषा आयोग से हमेशा क्वेश्चन आता है कब गठित हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे, प्रथम राजभाषा आयोग या राजभाषा के बारे में तो आपको पूरी डिटेल रखनी है। राजभाषा आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, मतलब नियुक्ति कौन करता है, किस आर्टिकल में इसका वर्णन है, पहला राजभाषा आयोग कब गठित हुआ था और ये अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, ये यानी बेसिक हिंदी से संबंधित। ठीक है। दूसरा लिखा है अर्थ व्यक्त करने वाले सबसे छोटी इकाई कौन सी है, यानी शब्द ही तो है ना, आप ध्वनि से कैसे, ध्वनि तो मैं कुछ भी ध्वनि निकाल दूंगा, आप समझ जाएंगे उसको, नहीं समझ सकते हैं। मैं कोई भी वर्ण बोल दूंगा, अ बोल दूंगा, समझ गए, इसको कोई अर्थ निकल के आपका मतलब ही नहीं होता। या कोई वाक्य बोल दूं, सबसे छोटी वाक्य का भी छोटी जो इकाई होती है वो शब्द होती है। ठीक है, वर्ड से ही आपको पता चलता है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, लिखा था। यानी अब आपको यहां से प्रश्न ये पता होना चाहिए, हिंदी के जितने भी पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी, इन दोनों के आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए कि पूर्वी हिंदी के अंदर कौन सा आता है और पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन सी चीज आती है। ठीक है, ये दोनों ही चीज आपको क्या होनी चाहिए, दिमाग में बैठा लेना अपना कि हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद देखिए, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 4 था, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 4 मैंने डिलीट करवाया था। क्यों? क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक की वजह से क्या हुआ, जो इसमें ऑप्शन है वो कॉपी पेस्ट करने में थोड़ा सा गड़बड़ होगी। ठीक है, इसको मैंने डिलीट कर देना कहा, लेकिन ये पश्चिमी और पूर्वी हिंदी के एग्जाम्पल आप ध्यान रखना। ठीक है, हिंदी की अगला क्वेश्चन है, हिंदी की अग्र अवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनि कौन सी है? एक तो अग्र होनी चाहिए, यानी जो अग्र हो, आगे से जो चीज होता है ना, मध्यम भाग से बोलते हैं, आगे से बोलते हैं, पीछे से। दूसरा समृद्ध, असमृद्ध, विवृत, अविवृत वाला आपने सुना होगा, समृद्ध हो गया, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, यानी ये सब याद होने चाहिए आपको। अघोष कौन से होते हैं, सघोष कौन से होते हैं, अल्पप्राण कौन से होते हैं, महाप्राण कौन से होते हैं, समृद्ध कौन सा होता है, विवृत कौन सा होता है, ये सब के सब आपको ध्यान में होना चाहिए, उस पैटर्न पे बना है। ठीक है, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती, इसमें अगला क्वेश्चन है, में लिखी जाती है। ठीक है, इसका ये मतलब है आपको भारत में ऐसी भाषाओं के नाम पता होने चाहिए जो देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। तो पैटर्न इसी कहीं से, अब ये नहीं कि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आएगा, पैटर्न बता रखा है मैंने। ठीक, अगला है अशुद्ध वर्तनी। देखो बार बार मैं आपसे कह रहा, हिंदी के पैटर्न में मैं आपको विलोम, पर्यायवाची, मुहावरा, तत्सम तत्सम या वर्तनी शुद्ध वाला ये हमेशा दे रहा हूं। ये आपके 4-5 नंबर ना बहुत कीमती है, और जिन छात्रों के 4-5 नंबर सही होंगे उन्हीं के हिंदी में 20 में से 17-18 नंबर आएंगे, और हिंदी में लीड लेने का मतलब आप बहुत अच्छी पोजीशन पे चले जाएंगे। ठीक है, अगला लिखा है इसमें से, उठाना क्रिया का अकर्मक रूप क्या है, यानी आपको मैंने पढ़ाया है सकर्मक क्या होते हैं, मैंने अच्छे से पढ़ाया था। ठीक है, अकर्मक क्या होते हैं ये मैंने आपको ढंग से पढ़ा रखा है, सकर्मक अकर्मक क्या होते हैं। इसके अलावा मैंने एक चीज आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है, क्रिया विशेषण। हिंदी के गहन अध्ययन वाला जो फोल्डर है, हिंदी गहन अध्ययन वाला, वहां से क्रिया विशेषण वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, इससे प्रश्न आएगा। यानी अकर्मक क्या होते हैं, सकर्मक क्या होते हैं, क्रिया विशेषण। ठीक है, अगला जो आया है, सो जाएगा यह सत्य है, वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके एग्जाम्पल, ये सब चीज मैंने आपको समझाई है, बहुत इजीली आप लोगों ने कर लिया होगा। अगला, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है, यानी कौन सा संज्ञा विशेषण की जोड़ी सही नहीं, यानी आपको किसी शब्द का संज्ञा और उसका विशेषण पता होना चाहिए। ये तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि आपको कितने शब्दों का नॉलेज है। अगला, सूरदास प्रेमचंद की किस उपन्यास का पात्र है रंगभूमि का। हालांकि ये क्वेश्चन अपवादित होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि यही प्रश्न आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन इस तरीके से क्या पता पूछ दे, कभी कभी पूछता है ना, लेकिन पूछेगा कौन सा, जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। यानी आप इसको नेट में जाके लिख सकते हैं कि प्रेमचंद के प्रमुख रचनाओं के जो पात्र हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे रंगभूमि में सूरदास नाम का पात्र है, तो ये अपवादित है, मैं ये नहीं कह रहा कि यही आएगा, इस तरीके का आया, ये आ भी सकता नहीं भी, लेकिन मुझे लगा कि व्यक्तिगत तौर पर आपको देना चाहिए, तो मैंने बता दिया। अगला, मन्नू मंडारी द्वारा रचित महाभोज है। महाभोज बहुत बार पेपर में पूछा गया है, पहले तो पूछता है किसके द्वारा रचित है, फिर पूछता है कि ये क्या चीज है। ठीक है, नेक्स्ट है अलंकार से, क्या है, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार का, किस अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, अलंकार का जो प्रयोग किया गया मैंने आपको इसमें बताया था अतिशयोक्ति, यानी अतिशयोक्ति अलंकार था ना, मैंने आपको अतिशयोक्ति बताया था, जो भी बताया था, अतिशयोक्ति नहीं, रूपक बताया होगा शायद, रूपक था, क्या था चेक कर लेना उसको, आंसर की में कौन सा है। ठीक है, ये भी एक मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन था, यानी मतलब अपने आप में जो आपको आना चाहिए, कहीं ना कहीं इसको मतलब ये आपको जो अलंकार वाले जो पैटर्न हैं, ये अलंकार के जो पैटर्न है, ये आपको इसी तरीके से पढ़ने पड़ेंगे, और कोशिश करना जितने आपकी ल्यूसेंट वगैरह की किताब में है वो सही से पढ़ के जाओ। अगला देखो, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। वाक्य और वाक्य के प्रकार, सरल वाक्य क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, मिश्रित वाक्य, अच्छे से समझाया था, वहीं से क्वेश्चन मैंने दिया है।
देवयागम में किस संधि का प्रयोग किया गया है, ठीक है, देवयागम में किस संधि का प्रयोग किया गया, तो देवयागम में किसका किया बच्चों, यण संधि का, ठीक है। हिंदी में कृत प्रत्यय की संख्या कितनी होती है, ये ल्यूसेंट से ही मैंने उठाया था, संभवतः उसी में मिलेगा आपको 28। अगला है शाश्वत का विलोम कौन सा है, नश्वर होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सचिपति का पर्यायवाची क्या है, इंद्र। राजपत्र में प्रकाशित होने वाले पत्र इनमें से कौन से होते हैं, अधिसूचना। मुझे लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन है आपके, ये मैंने पहले भी उसमें पूछे हैं, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं जो ये प्रश्न है आप लोगों को दो जगह से इसमें मिलेगा। एक जगह तो आप एक मतलब दो जगह से, एक तो मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन पहले भी आपसे पूछे हैं, ये ऐसा नहीं कि परसों वाला ही पेपर है 100 वाला, ठीक है, इसमें मुझे लग रहा है कुछ क्वेश्चन आगे पीछे हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रत्युत्पन्न शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग पूछ रहा है, यानी प्रत्युत्पन्न में कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, यानी उपसर्ग वगैरह आपको मैंने पढ़ाए थे, ठीक। अब जो मैंने ये पेपर 20 नंबर की हिंदी रखी है, ये भले ही किसी भी हिंदी का परसों वाला पेपर है, कौन सा है मुझे लग रहा है मिसमैच हो गया आगे पीछे, लेकिन क्वेश्चन मैंने इस तरीके से पूछे हैं। यानी आपको हिंदी इसी तरीके से पढ़ के जाने, विलोम है, पर्यायवाची है, इसके अलावा आपके जो उपसर्ग प्रत्यय हैं, तत्सम तद्भव है, इस टाइप की हिंदी जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। उत्तराखंड में देखिए वर्ष 2022 का पुरुष एकल वर्ष 2022 का पुरुष एकल यूएस ओपन का खिताब किसने जीता, यानी पुरुषों का जो यूएस ओपन था, मैंने 3 के 3 4 पढ़ाए हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और तो जो विंबलडन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पे है, मैंने इंपोर्टेंट आपको क्या पढ़ा रखी है, भारत की रैंकिंग पढ़ाई है 2022 में, मानवाधिकार मानव विकास सूचकांक है, प्रसन्नता है, भ्रष्टाचार धारणा है, प्रेस स्वतंत्रता है, तो ये भी पढ़ाया था, ठीक है। 136 आंसर की दी हुई है। किस वर्ष भारत पहली बार ग्रुप 20 देशों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा, 2023 में भारत करने वाला ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना। अगला, इसमें से कौन सा एक गलत मिलान किया गया, यानी यहाँ पे आपको मैसेज दिया जा रहा है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड के किस स्थान पर विश्व भारती यूनिवर्सिटी का पहला कैंपस खुलने जाएगा, ये मैंने आपको पढ़ाया था रामगढ़ में और बताया भी ये करंट अफेयर में, ठीक है। राज्यों के लिए जो 2021 में भारतीय नवाचार सूचकांक, यानी ये भी मैंने आपको बताया है, उत्तराखंड किस स्थान पर रहा, तीसरे स्थान पर, यानी करंट अफेयर आपको पढ़नी है। अगला देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कील नहर किन दो स्थानों को जोड़ती है, ये जोड़ती है बच्चों उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर को। 3-4 नहर पढ़ाई थी मैंने आपको, सुएज नहर, कील नहर, पैनामा नहर, ये सब पढ़ा है ना, ध्यान रखना है इसको। अगला देखिए, कौन सा एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है, घास के मैदानों के अंदर मैंने आपको कैटेगराइज करवाया था, उष्ण कटिबंधीय कौन से होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय कौन से होते हैं, वहां से भी प्रश्न पूछता है। इनमें से कौन सी एक प्रशांत महासागर की जलधारा है, जलधारा वाला मैंने प्रश्न कराए हैं, प्रशांत महासागर की कौन सी होती है, अटलांटिक महासागर की कौन सी होती है। इसके अलावा एक और चीज मैंने आपको बताई थी, कौन सी, ये धाराओं के अलावा, जलधाराओं के अलावा, हाँ, कौन सी प्रशांत महासागर, अटला कौन सी गर्म है, कौन सी ठंडी, यानी शीतोष्ण जलधारा कौन सी, शीत जलधारा है, गर्म जलधारा, ये भी आपको अच्छे से समझाया था, ठीक है। अगला देखो, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा जीएस के अंदर, अभी जो जीएस की क्लासेस चल रही है, तो भारत के प्रमुख जो बांध हैं वो किस नदी पे बने हैं, ये हमेशा से प्रश्न इंपोर्टेंट रहता है, इसका आंसर भी आपको पता होगा, ठीक है, गांधी सागर। अगला देखिए, निम्नलिखित पर्वत श्रेणी का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या होगा, मैंने साउथ इंडिया की पढ़ी, क्योंकि अधिकांश बच्चे उत्तरी भारत के पढ़ने में लग रहे थे। उत्तरी भारत जैसे एक तो बहुत आप लोगों को पता होगा, एक आपको हमेशा ही ध्यान रखना कि सिंध की सहायक नदियां, एक इससे पेपर में हमेशा प्रश्न आता है, भले उत्तर से दक्षिण पूछे या पहली सहायक कौन सी थी, दूसरी सहायक कौन सी थी, ऐसे पूछे। एक दूसरा क्वेश्चन पूछता है जो ये आपका है ना, ये जो उत्तरी भारत कश्मीर के आसपास की जो श्रेणियां हैं, जैसे लद्दाख श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है, इसके अलावा जो आप धौलावीरा श्रेणी है, इसके अलावा जो भी श्रेणी है 3-4, उसका नॉर्थ से साउथ की ओर क्रम पूछता है। तो मैंने यहाँ साउथ इंडिया का डाल दिया, नल्लामलाई, जवादी, नीलगिरी और जावदी और नीलगिरी और अन्नामलाई की श्रेणी है, ये साउथ इंडिया की पर्वत श्रेणी है, ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट है। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया, लॉर्ड एलनबरो, ये भी अपने आप में क्या है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। अगला देखना, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ, यानी कहीं ना कहीं ये जो महात्मा गांधी मूक नायक लिखा है ना, पूछता है, जो स्वतंत्रता संग्राम था, भारत को आजादी के लिए जो संघर्ष हुआ था, उनमें विभिन्न लोगों ने अलग अलग समाचार पत्रिकाएं निकाली, वहां से यूकेपीएससी क्वेश्चन पूछता है। ये आपको यही मैसेज देने की मेरी ओर से कोशिश है कि आप इसको अच्छे से तैयार करना, जीएस की क्लासेस में मैं कोशिश करूंगा ये कवर हो, ठीक है। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, अपने आप में तीसरा,
1930, 31 और 32, ठीक है। मोरक्को यात्री इब्न बतूता में देखो एनसी जो मेडिवल हिस्ट्री है वहां से ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये किसके समय आया था, ये बिल्डिंग किसने बनाई थी, इसका मकबरा कहाँ है, इसको किसने किया था, ऐसे ही क्वेश्चन आने वहां। एक आध युद्ध वगैरह देख लेना, पानीपत वगैरह, लेकिन बहुत हल्के हो गए, वो नहीं पूछेगा, ठीक है। मोरक्को यात्री इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय, ठीक है। अगला देखो शुद्ध चांदी का सिक्का रुपया का आविष्कार किसने किया था, शेरशाह ने किया था, ये भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। अगला देखो वह कला शैली जो भारतीय यूनानी कला शैली का मिश्रण है, कौन सी है कला शैली का मिश्रण, गांधार कला शैली, जिसमें भारतीय और यूनानी कला शैली आपको क्या होती है पेपर में मतलब देखने को मिलती है, ठीक। अगला देखिए दक्षिण भारत का वह राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था, चोल के बारे में पढ़ाया ना मैंने, एनसीईआरटी में क्रैश कोर्स में भी पढ़ाया, एनसीईआरटी में पढ़ाया, इंपोर्टेंट है। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अंबेडकर जी, ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं। अगला देखो संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, ये न लागू किया जा सकता है, ना ही ये लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, यह विशेष परिस्थिति, तो इसका कोई मतलब नहीं, लागू करो लागू ना करो इससे कोई मतलब, तो इसमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला देखो निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत मिलान किया गया, मैंने आपको ये भी पढ़ा दिया है। अवशिष्ट शक्ति हमने कनाडा से लिखी, संसदीय व्यवस्था हमने अमेरिका से नहीं ली, ब्रिटेन से लिए, बाकी सब सही है, ठीक है। अगला देखो कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 143 जो कि राष्ट्रपति को अनुमति देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। अगला देखिए किस संविधान संशोधन से मतदाताओं की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई थी, 61वां संविधान संशोधन यानी 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 के समथिंग, ठीक है, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए कौन भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार 1949 में किया गया और 1991 में 2 बार किया गया था, ठीक है, एक ही वर्ष में। अगला देखो राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना, ये भी पढ़ा है, राउरकेला किसके सहयोग से हुआ, इसके अलावा जो अपने आप में जो भिलाई संयंत्र वो किसके सहयोग से हुआ, इसके अलावा जो जमशेदपुर में है वो किसके संरक्षण से हुआ, तो जर्मनी, ये भी पढ़ा रखा है, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में अवस्थित है, इंपोर्टेंट है। अगला देखो किस वर्ष विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा प्रभावी हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2003 में आया था, ठीक है, एफआरबीएम एक्ट बोलते हैं इसको, यानी फाइनेंशियल क्या होता है, किस वर्ष विदेशी, फॉरेन एक्सचेंज, एफआरबीएम फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट करके कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। इसके अलावा मनरेगा का इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि उत्पादक परिस्थितियों का सृजन उत्पादक काम का नहीं करता है, तो मनरेगा से भी हमेशा बच्चों क्या है इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, मनरेगा आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, बसा होना चाहिए, ठीक है, यानी मनरेगा से प्रश्न पूछता ही पूछता है। नेक्स्ट देखना आप लोग 49 क्वेश्चन, विश्व खाद्य दिवस कब मनाए जाते हैं, एक दिवस पूछेगा आपसे, तो यहाँ पे मैंने 16 अक्टूबर दिया है ऑप्शन, तो एक दिवस आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो भूमंडलीय तापक्रम, जो एनवायरमेंट से क्वेश्चन उठा दिया मैंने, मीथेन जो होती है धान के खेतों से उत्पन्न होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखो 51वां क्वेश्चन, रामसर सम्मेलन कब हुआ था, 1971 में, और आपको ये भी पता होगा जो आसन है हमारा, आसन बैराज को भी रामसर साइड में शामिल किया गया है उत्तराखंड के, पहला वही उत्तराखंड से, ठीक है। अगला देखो इनमें से कौन से संगठन का मुख्यालय सुमेलित नहीं है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का लंदन में है, इसमें पेरिस लिखा है ना, तो लंदन में उसका मुख्यालय है, वो देखना है, ठीक है। इसके बाद आप लोग क्या करोगे, अगला प्रश्न देखना, वो तो जो इसके बाद आता है आपका संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितना होता है, यूएनओ का जो महासचिव होता है 5 वर्ष का उसका कार्यकाल होता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का पूर्ण रूप, देखो वायरस कहते हैं, और मुझे तो कभी कभी लगता है ना जो ये नहीं आता है यूपीआई कहते हो आप, गूगल पे वगैरह करने के यूपीआई, इसका फुल फॉर्म ना पूछ दे, इस बार नेट से सर्च करके एक जगह लिख लेना, ठीक है, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला देखो कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का अर्थ क्या है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइट, ठीक है, तो ये भी आपसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखो इनमें से कौन सा है कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से, मोडम होता है, तो इसमें मोडम ऑप्शन नहीं है, जो टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करके होता है। इनमें से कौन सा है कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से कंप्यूटर में मेमोरी वाला जो चैप्टर है वो भी आपको अच्छे से क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। अगला उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था बच्चों, ये किया गया था वर्ष 2016 में, ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। अगला देखिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा हेतु किस ऐप का संचालन किया जा रहा है, यानी उत्तराखंड पुलिस ने एक महिलाओं के लिए एक ऐप निकाली, उसको ध्यान रखना, और उसको बोला जाता है गौरा शक्ति ऐप, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब आपके सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से नहीं है बच्चों, जो ये गौरा शक्ति ऐप है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो गौरा शक्ति है ये उत्तराखंड पुलिस का बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, और इसमें उत्तराखंड पुलिस क्या करती है, जो वर्किंग लेडी होती है स्पेशली, ठीक है, आपको ये प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, जो वर्किंग लेडी
होती हैं, जो वर्किंग लेडी होते हैं, वो अपना इसमें मतलब जो उनका डिटेल है वो डालेंगे। एक लाल बटन होता है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है जहां पे वो वर्क कर रही हैं, अपनी कार्यस्थली पे उनको कोई समस्या आती है, तो उस बटन को वो क्लिक करेंगे तो सीधे संबंधित थाने में, जो नियरेस्ट होगा, जो उससे संबंधित थाना होगा, वहां उनकी कॉल चली जाएगी और वो कॉल जाने के बाद अपनी शिकायत वहां पे क्या कर सकते हैं, रजिस्टर। यानी कहीं ना कहीं महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए उत्तराखंड पुलिस का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और मैं तो आप लोगों से भी चाहूंगा, जो महिलाएं यहाँ पर मेरी छात्रा हैं और पढ़ रही हैं और कल के दिन उनको भी सिस्टम में आना है। सिस्टम में क्या सिर्फ महिलाओं के लिए, क्या सभी के लिए फायदेमंद है। तो आपके अपने फोन पे जो है गौरा शक्ति नाम की ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं और अपना उसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ करा के उसके फीचर वगैरह देख के, इतना तो पढ़े लिखे लोग हुई ना, जब डाउनलोड कर लोगे उसमें खुद ही आपको पता चल जाएगा। एक रेड बटन होगा, उसको दबाना है, उसके बाद आपकी जो सारी डिटेल वगैरह है संबंधित थाने में चली जाएगी। तो आपकी अगर कुछ भी समस्या है, आपको सुरक्षा यहाँ पे उत्तराखंड पुलिस द्वारा दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए मैंने अगला जो दिया है, इनमें से किसकी स्थापना प्रिंस ऑफ वेल्स के द्वारा की गई थी। तो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज 1921 के आसपास हुआ था ना, प्रिंस ऑफ वेल्स जब भारत आए थे, तो जो ये उनके द्वारा इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अगला देखो स्वाधीनता संग्राम के दौरान इनमें से किसके द्वारा, तरुण कुमाऊं पता है आपको, बैरिस्टर मुकुंदलाल 1922-23 के समथिंग। अगला देखो इनमें से कौन सा एक गलत मिलान किया गया, लोहसर जो त्योहार है राजी का नहीं है बच्चों, लोहसर किसका, जाट लोगों का त्योहार है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला देखिए निम्नलिखित में से कुल जनसंख्या के सापेक्ष प्रतिशत के आधार पर सबसे कम जनजाति जो है प्रतिशत के आधार पर टिहरी में है, इन जिलों में। ठीक है, अगला देखो गोबासा ताम्रपत्र का संबंध किससे, ज्ञानचंद से, बहुत बार पूछा है। अगला देखिए सबसे कम जनघनत्व वाले जिलों का बढ़ता हुआ क्रम क्या है, सबसे कम है उत्तरकाशी, फिर है चमोली, फिर है पिथौरागढ़ और उसके बाद कौन सा है, बागेश्वर है। ठीक है, अगला देखिए इनमें से उत्तराखंड के किस स्थान पर सोमनाथ का मेला लगता है, सोमनाथ का मेला लगता है अल्मोड़ा जिला के मासी नाम के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रामलीला के मुख्य प्रसंगों का लोक नृत्य शैली में प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है, रम्माण उत्सव, जिसको कि यूनेस्को ने 2009 में अपने विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित किया था। अगला देखिए किस वंश के शासकों ने गिरिराज चक्र चूड़ामणि जैसे उच्च पद सुशोभित किए, कत्यूरी वंश के शासकों ने। अगला देखिए इनमें से किस जिले में सेल्कू मेले का आयोजन किया जाता है, उत्तरकाशी, आप जानते हैं। नेक्स्ट, इनमें से किसे एशिया की दूसरी सबसे बड़ी बांध होने का गौरव प्राप्त है, किसाऊ बांध परियोजना को। ठीक है, अगला हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एंटी करप्शन मोबाइल ऐप जो उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है 1064। ठीक है, ये नहीं बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा मुझे भी उत्तराखंड सरकार का। कोई भी भ्रष्टाचार के मामले आते तो आप इसमें अपनी शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखो कत्यूरी शासनकाल में उपचारिक नामक अधिकारी का क्या कार्य होता था, लैंड का जो रिकॉर्ड रखता था, भूलेख रखता था, उसको बोला जाता था। ठीक है, चंद शासनकाल में थातवान क्या होते थे, ये होते थे बच्चों भूमि के मालिक होते थे। यूरोपीय यात्री अंतोनियो दे आंद्रेत का श्रीनगर आगमन किसके शासनकाल में होता है, श्याम शाह के शासनकाल में होता है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। अल्मोड़ा अखबार कब से कब तक चला, 48 वर्ष तक, 1918 में बंद हुआ ना 1871 से, तो ये 48 वर्ष इसको चला था। ठीक है, अगला देखिए उत्तराखंड के इतिहास में जानकारी से संबंधित पुस्तक गुलदस्त तवारीख एक ओह किसके द्वारा रचित की गई है, मियां प्रेम सिंह के द्वारा। सब पढ़ाया है, मतलब इसमें एक भी प्रश्न मुझे नहीं लगता है कि जो मैंने नहीं पढ़ाया होगा आपको। इनमें से किस चंद शासक द्वारा गढ़वाल नरेश फतेह शाह को पराजित कर श्रीनगर को लूटा, वो अंत में उसको ब्राह्मण को दान दे दिया गया, जगत चंद ने ये काम किए थे। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। अगला देखिए निम्नलिखित में से अनाज के रूप में लिया जाने वाला बैकर, आज भी होता है ना, बैकर दे रहे हैं, कहते हैं कई लोग कुमाऊं के इलाकों से होंगे, तो बैकर भी जो है सबसे इंपोर्टेंट कर था जो अनाज के रूप में दिया जाता था। ठीक है, प्रसिद्ध धारसिल शिलालेख का संबंध है अनंतपाल से, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान किया गया है, रतन कवि रामायण प्रदीप गलत है। ठीक है, ये आप जानते हैं जटाधर है किसने, आप कवि शिव है, जो भी आपने को पता होगा। अगला देखो किस पवार राजा के दरबार में नौरत्न, मोस्ट इंपोर्टेंट फतेह शाह में, तो ये भी कहता हूँ कहीं ये ना पूछेगा इनमें से कौन नौरत्न में शामिल नहीं था, ये भी मैंने क्वेश्चन दिया आपको टेस्ट सीरीज में। ठीक है, अगला देखिए 23 जनवरी 1939 को प्रजामंडल की स्थापना देहरादून में की गई थी। ठीक है, कुमाऊं परिषद के प्रमुख 4 अधिवेशन आपको पढ़े होने चाहिए, जो तीसरा अधिवेशन इसमें टनकपुर लिखा है कोटद्वार था, तो यही गलत है। अगला देखिए इनमें से किसके इतिहास का मुख्य स्रोत मुद्राएं हैं, कुड़िंद इतिहास का मुख्य स्रोत मुद्राएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भू सुधार के तहत इनमें से किसने भूस्वामियों को एक ही जगह लगान देने की व्यवस्था की थी, तो ये थे बच्चों ट्रेल साहब। ठीक है, अगला देखिए खतलिंग ग्लेशियर निम्नलिखित जिलों में से कहां पर है, रुद्रप्रयाग और टिहरी की सीमा पे, यानी बेसिकली टिहरी। अगला देखिए इनमें से कौन 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा कांड के शहीदों में शामिल नहीं था, बलवीर सिंह नेगी, ये किसी और में थे, मसूरी कांड में थे शायद ना, मसूरी वगैरह में, बाकी रामपुर तिराहे में थे। ठीक है, पृथक राज्य हेतु उत्तराखंड युवा परिषद का गठन कब किया गया था, 1976 में। जी यहाँ से भी क्वेश्चन, अलकनंदा व हेमगंगा का संगम गोविंद घाट में। इनमें से किस ताल के किनारे झूला मेले का आयोजन होता है, श्यामला ताल, चंपावत। टोंस नदी के बाद राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जो नदी बेसिन है कौन सी है, कोसी नदी बेसिन है।
इनमें से किस स्थान पर 15 जून को प्रत्येक वर्ष एक वृहत मतलब मेले का आयोजन किया जाता है? कैंची धाम अल्मोड़ा में। बाड़ाहाट किसका नाम था? उत्तरकाशी का। अगला गलत मिलान कीजिए, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान मुक्तेश्वर में न होके कहा है अपने आप में गोपेश्वर में। ठीक है, अगला देखिए, केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। 37वें राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियन की 10 किमी रेस वॉक में स्वर्ण पदक किस लड़की ने जीता है? मानसी नेगी ने। ठीक है, ये चमोली की है, आपको पता होगा। गांधी आश्रम की स्थापना तनौदा में कब हुई थी? 1937 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद देखिए, एक औरत की ओर इशारा करते हुए, तो क्या रीजनिंग है, एक बुआ है, एक डायरेक्शन उत्तर पूर्व है, एक मंगलवार है, एक 102। ये तो छोड़ दो, रीजनिंग क्या बताऊं, वो तो जब मैंने पढ़ाया नहीं है तो अभी फिर बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपसे कहता हूं मेन चीज जो अब कहूंगा। ठीक है, ये एक पेपर था, अब आप खुद इसको एनालिसिस कीजिए। ये एक ऐसा पेपर है जो एक ऐसा अप्रोच धारण करता है कि इसी पैटर्न में कहीं ना कहीं पेपर बनते होंगे। ये इतना आसान पेपर नहीं है, ये घर पे बैठ के भले ही आपको आसान लगता होगा, और यही पेपर मैं आपको एग्जामिनेशन हॉल में रख दूं ना, तो आप 72 के बाद आपके हाथ पैर फूल जाएंगे, क्योंकि वहां डर होता है, फेयर होता है। क्योंकि अगर मैं नॉर्मल सा क्वेश्चन भी दूंगा ना, आपके दिमाग में आएगा इसका ये था, ये था। तो अगर आप घर पे, अगर आप इस पेपर में घर पे 75 से 85 के 20 लेके आ रहे हैं ना, तो आप इसमें सीधे अपने 5 मार्क्स से कम कर दो। 5-6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो, और इस पेपर का अप्रोच देखो, कंप्यूटर में 2-3-4 क्वेश्चन मुझे लगता है कि आएंगे, मैंने रखे हैं। रीजनिंग 2-3-4 क्वेश्चन आएंगे, मैंने रखे हैं। उत्तराखंड और नेशनल करंट या इंटरनेशनल करंट अफेयर के 5-6-7 क्वेश्चन आएंगे, 7 क्वेश्चन मैंने रखे हैं। तो उत्तराखंड बहुत हार्ड नहीं आएगी, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लगता है कि यार हम पहली बार सुने। भले मैंने क्वेश्चन तुमने सुना होगा, किसकी स्थापना प्रिंस ऑफ वेल्स ने की थी, किसने भू सुधार के तहत भूस्वामी को एक ही जगह लैंड वो रेवेन्यू देने का सिस्टम शुरू किया। यानी 3 या 4 क्वेश्चन अगर आप इसमें से पिक करोगे ना, किस नदी के किनारे के अंदर कोसी के बाद अधिक, मतलब सॉरी टोंस के बाद अधिक वो है कोसी, इसके अलावा जो जिले हैं सबसे कम जनजाति वाला टिहरी, वो कंफ्यूजन वाले हैं, वो वहां पे कंफ्यूज करता है। यानी अगर आपको 7 से 8 क्वेश्चन उत्तराखंड के थोड़ा सा हार्ड लगते हैं, तो इससे ऊपर भी नहीं आएंगे। यानी अगर मैंने 40 से 42 नंबर की उत्तराखंड पूछी है, तो ऐसे छात्र जो 30+ उत्तराखंड में लेके आ रहे हैं, हिंदी में 15+ लेके आ रहे हैं, और जीएस का जो पोर्शन है वो अगर वो 25 के आसपास पहुंच पा रहे हैं, तो आप टोटल मिला के 70 तक इस पेपर में ईमानदारी से वो लाए हैं, तो आप मान के चले वो आप इसमें बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो रही है। अब ऐसा नहीं कि यार मैंने 100 नंबर का पेपर बनाया, अपने मन से मैंने क्वेश्चन छांट के रख दिए, अब कुछ भी पूछ दिया। आप देखिए इस पेपर की लैंग्वेज क्या बोलती है। इस पेपर की लैंग्वेज से आपको आयोग के पेपरों की लैंग्वेज की याद आती होगी। मैं ये कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा बच्चों, ये एक प्रकार का जो अनुभव होता है चीजों को डील करते करते, पिछले 2.5 से 3 साल से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मैंने खुद भी एग्जाम दिए, मैंने खुद भी तैयारी की हुई है, और ये मत देखिए कि सर कहां पे पोस्टेड है क्या है, लेकिन एटलीस्ट मुझे जहां पे मैं हूं उससे बेहतर मुझे इस चीज का अनुभव है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से आपके लिए क्या चीजें फायदेमंद होंगी। तो ये पेपर एक ऐसा था, आप बिल्कुल भी निराश मत होइए, बिल्कुल भी घबराइए मत, इसी तरीके का कहीं ना कहीं पेपर बनेगा। यानी अगर आप इसी पेपर को अगर रैंडमली पेपर देने जाएंगे, जिस दिन पेपर होगा देख लेना कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द आपका पेपर होगा, हो सकता है इससे भी आपका हल्का हो। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, जो आप कर रहे हैं वो बहुत बेहतर है। उम्मीद करता हूं चीजें आपकी समझ आई होंगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।